हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। चलिए तो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान को अपने बारे में उतना ही पता था जितना शन लियांग ने अपनी डायरी में लिखा था। अब आगे उस डायरी में जान के अलावा उसके माँ बाप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर अब जान को अपनी माँ के बारे में और जानकारियाँ मिल गई थी। अब उसके लिए अपनी माँ को ढूंढना काफ़ी आसान हो सकता है। उसने चोचेंग से कहा, आपके पास मेरी माँ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? और मुझे ये भी जानकारी चाहिए कि आपने उन्हें कौन कौन से देशों में अब तक ढूंढा है, और मुझे उनकी एक फ़ोटो भी चाहिए। इतना कहते कहते जान मन ही मन मुस्कुराने लगा, क्योंकि ये पहली बार था जब वो अपनी माँ को देखेगा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। वो सोच रहा था, पता नहीं मेरी माँ कैसी दिखती होगी, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है? उसे मुस्कुराता देख चोचेंग हंसने लगा और उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी माँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रही फ़ोटो की बात, तो मैं तुम्हें उनकी बचपन से लेकर जवानी तक की सारी फ़ोटो भेज दूंगा। चोचेंग और जान अभी भी आपस में बात कर रहे थे कि तभी हाइक्वेन ने दरवाज़ा खटखटाया और वो अंदर आ गया। उसने कहा कि आप दोनों की बातचीत को डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मुझे अब जान का चेकअप करना है। चोचेंग ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप वहाँ से उठकर बगल में खड़ा हो गया। पर तभी जान ने कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, इसलिए आप मिस्टर यूहान को देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। चोचेंग को लगा कि अगर वो वहाँ रहेगा तो जान को शर्म महसूस होगी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। चोचेंग के बाहर जाते ही जान ने हाइक्वेन से पूछा कि वो कहाँ पर है। हाइक्वेन जान की जांच करने लगा और कहा कि कौन? अरे वो आपका शैतान भाई, और कौन? हाइक्वेन ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मेरे किसी स्टाफ को परेशान कर रहा होगा। हर छोटी छोटी बात पे वो लोगों को डांटते रहता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम हमेशा उसे अपने पास ही रखो, नहीं तो उस शैतान की वजह से इस हॉस्पिटल में कोई भी काम करना नहीं चाहेगा। तभी हाइक्वेन के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि यही एक अच्छा मौका है जिससे मैं ईबो से बदला ले सकता हूँ। इसलिए उसने धीरे से जान के हाथों की पट्टी खोल दी। असल में कल रात ईबो जान को हॉस्पिटल लेकर आया था और उसने कहा था कि उसे मिस्टर यूहान के बगल वाले कमरे में शिफ्ट कर दो। फिर उसने हाइक्वेन को पूरा प्लान बताया था कि उसे क्या करना है। वैसे तो चोचेंग ने पूरा फ्लोर बुक कर लिया था, पर हाइक्वेन अपने भाई की बातों को कैसे मना कर सकता था? नहीं तो वो फिर से उसे शादी कराने की धमकी देने लगेगा। पर ईबो जानता था कि जान को इंजेक्शन से डर लगता है, इसलिए उसने हाइक्वेन से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उसे किसी भी तरह का इंजेक्शन नहीं लगाओगे। इसलिए उसने उसके हाथ पे झूठ मूठ की पट्टी बांध दी थी। जब हाइक्वेन ने उसे ये बात बताई तो उसने कहा कि अच्छा, तो यही कारण था कि मुझे दर्द नहीं हो रहा था। हाइक्वेन मन में कुछ सोचने लगा और फिर उसने कहा कि अरे बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था और ईबो ने भी मुझसे कहा था कि मुझे इंजेक्शन बिल्कुल लगाना चाहिए। हाइक्वेन भी नाटक करने की कोशिश कर रहा था, पर जान ने उसे धमकाते हुए कहा कि आपके पास 5 मिनट का टाइम है, इसलिए आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए, नहीं तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर जान मेरी बात तो सुनो। जान फिर से कहने लगा, अब 3 मिनट बचे हैं। 2 मिनट, 1 मिनट। जब कुछ दिनों पहले जान हाइक्वेन से मदद मांगने आया था कि वो कैसे भी करके अपने भाई को उसके घर से ले जाए, तब हाइक्वेन ने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए चाहे मुझे ईबो के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। उस समय जान ने उस बात को रिकॉर्ड कर लिया था और अब अचानक ही उसने उस रिकॉर्डिंग को चला दिया था। उस रिकॉर्डिंग को सुनते ही हाइक्वेन के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अगर ईबो ने गलती से भी इस रिकॉर्डिंग को सुन लिया तो मेरी शामत आ जाएगी और पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करेगा। तभी अचानक हाइक्वेन ने जान के हाथों से मोबाइल फोन छीन लिया और उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया। ये देखकर जान मन ही मन मुस्कुराने लगा और कहा कि आपको क्या लगता है मेरे पास इसकी सिर्फ एक ही कॉपी होगी?
हाइक्यून समझ गया कि अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा है और आखिरकार वो जान की मदद करने के लिए तैयार हो गया। जान ने कहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके भाई को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जीवन भर याद रखेगा। जान की बात सुनकर हाइक्यून भी मन ही मन मुस्कुराने लगा। इधर जान मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा तो ईबो, तुम मुझे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहे थे, पर अब मेरी बारी है। अब तैयार है ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो तैयार है ना मेरे पति देव, क्योंकि अब तुम्हारा ये पति अपना हथियार लेकर तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है। कुछ दिनों बाद जान ने हॉस्पिटल के कमरे में आते ही कहा कि गुड मॉर्निंग, आज मौसम बहुत अच्छा है ना। उसने अपने हाथों में कुछ ताजे फल और एक गुलदस्ता लिया हुआ था। उसने गुलदस्ते को मिस्टर योहान के बेड के बगल में रख दिया और उनके पास आकर बैठ गए। जान की आवाज़ सुनते ही मिस्टर योहान ने कहा कि हाँ मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज मौसम वाकई ही बहुत अच्छा है। वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, पर मुझे ये हॉस्पिटल पसंद आ रहा है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि सुबह सुबह खिड़की से मुझे धूप देखने को मिल जाती है और इससे मेरा मन तरोताजा हो जाता है। अपने नाती को सुबह सुबह देखकर मिस्टर योहान मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। मिस्टर योहान के चेहरे पे अचानक यूं आई मुस्कुराहट को देखकर जोचेंग भी अपने मन में खुश हो रहा था। तभी उसने कहा कि अभी तक तो ये ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे किसी ने इनका सब कुछ छीन लिया हो। हर छोटी छोटी बात को लेकर कंप्लेन कर रहे थे कि ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, मुझे यहाँ की दवाई कड़वी लग रही है, और अब अचानक ही जान के आते ही इनके तो हाव भाव ही बदल गए हैं। भले ही वो हॉस्पिटल देश के सबसे नामी गिरामी हॉस्पिटल में से एक था, पर मिस्टर योहान ने अपने हिसाब से वहाँ पर बहुत सारे बदलाव किए थे। उन्होंने नया बेड लगवाया था, यहाँ तक कि उन्होंने कमरे का सारा फर्नीचर ही चेंज करवा दिया था। जान को देखते ही जोचेंग ने कहा कि गुड मॉर्निंग जान। जान ने कहा कि बॉस, यहाँ पर आकर मुझे टेबल लगवाने में मदद कीजिए, मैं आप दोनों के लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। फिर जान मिस्टर योहान की जांच की रिपोर्ट देखने लगा कि आज उनकी तबीयत कैसी है। फिर वो तरह तरह के सवाल उनसे पूछने लगा। क्या आपने आज की दवाई टाइम से ली? क्या आप डॉक्टर की बात सुन रहे हैं या फिर नहीं? मिस्टर योहान चुपचाप जान की बातों में हाँ मिला रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अगर मैंने इसकी एक भी बात नहीं मानी तो ये फिर से मुझे तरह तरह के टेस्ट से गुजरवाएगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं थोड़े दिन इस लड़के की बात मान लेता हूँ, वरना ये मुझे परेशान करके मेरी जिंदगी नर्क बना देगा। तभी जोचेंग मिस्टर योहान को उठाने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि चलिए दादाजी, अब नाश्ता करते हैं। मुझे आशा है कि जान ने खाना अच्छा बनाया होगा। अब तो हमें खाकर ही पता चलेगा कि हमें कुछ अच्छा मिलेगा या बुरा। जोचेंग की बात सुनकर मिस्टर योहान उसकी तरफ देखने लगे और उसे डांटते हुए कहा कि चुप हो जाओ, अभी तुम जान के खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है ना कि वो क्या क्या कर सकता है। जोचेंग ने कहा, पर दादाजी मैं जानता हूँ कि उसे खाना बनाना नहीं आता। मैं कितनी बार उसके हाथ का खाना खा चुका हूँ, और आपको याद है ना कि जब पिछली बार उसने खाना बनाने की कोशिश की थी तो पूरे किचन में आग लगा दी थी। ऐसे किचन में आग कौन लगाता है? जान चुपचाप बगल में खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था, पर वो मिस्टर योहान के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। पर जैसे ही जोचेंग ने कहा कि इसने पिछली बार किचन में आग लगाती थी, इस पर जान ने सफाई देते हुए कहा कि नहीं, उसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। वो तो उसमें तो जोचेंग ने जान को बीच में ही रोकते हुए कहा था, हाँ अब तो तुम कहोगे सही, उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, उसमें तो खाने की गलती थी जो खुद ब खुद जल गया। जोचेंग की बात सुनकर जान ने गुस्से में कहा कि ठीक है,
अगर आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है तो आप उसे छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। फिर वो मिस्टर यूहान के लिए खाना परोसने लगा। वो बार बार उनसे कह रहा था कि आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे जब भी तो आप हेल्दी होंगे ना जल्दी से। आप अभी जितनी जल्दी ठीक हो जाओ मेरे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ जोचंग चुपके चुपके खाने को देख रहा था। उसे बहुत जोरों से भूख लग रही थी और वो फिर मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मैंने तो पहले ही जान को गुस्सा दिला दिया है, इसलिए अब मैं खाने के लिए पूछूंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा। जान जोचेंग के लिए जो भी खाना लेकर आया था वो उसे खुद ही खाने लगा। उसने पूरा खाना खाकर खत्म ही कर दिया और कहा कि आपको तो पता भी नहीं था कि आपके लिए जो खाना मैं लेकर आया था वो खाना किम आंटी ने बनाया था और आप है कि मेरी शिकायत करने में लगे थे। जोचेंग खाली प्लेट की तरफ देखने लगा और कहा कि तुम तो पूरा खाना खा गए यार, देख लेना कहीं तुम्हारे पेट में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। जोचेंग का इतना ही कहना था कि अचानक ही जान के पेट में जोर से दर्द हुआ। उसने अपना पेट पकड़ते हुए कहा कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है। जरूर आपने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा होगा। अब सिंगापुर कैसे जाऊंगा? मैं नहीं चाहता कि अभी मेरी तबीयत खराब हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं सिंगापुर कैसे जाऊंगा। जैसे ही मिस्टर यूहान ने जान के मुंह से सिंगापुर का नाम सुना वो उदास हो गए। पिछले कुछ दिनों से बार बार वो इसी बात को लेकर कंप्लेन कर रहे थे कि जान उन्हें अकेला छोड़कर वहां पर जा रहा है, पर जान को पता नहीं था कि उन्होंने पहले ही वहां पर सब कुछ इंतजाम कर दिया था और जोचेंग भी चुपके चुपके वहां जाएगा। मिस्टर यूहान तो चाहते थे कि अगर जान वहां ना जाए तो ही अच्छा रहेगा। जोचेंग अपने आदमियों के साथ वहां पर सब कुछ संभाल लेगा और इस तरह जान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। पर उन्हें ये बात भी बहुत अच्छे से पता थी कि जान जब एक बार कुछ भी करने की ठान लेता है तो वो करके ही मानता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। पर जान सिंगापुर जाकर ही मानेगा, वो किसी की भी नहीं सुनेगा। मिस्टर यूहान का उदास चेहरा देखकर जान ने कहा कि मिस्टर यूहान, हम इस बारे में अभी कोई बात नहीं करेंगे प्लीज। पर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको हर पल का अपडेट देता रहूंगा। आपको पता है ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ लियांग खानदान से बदला ही नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं अपनी माँ को भी ढूंढना चाहता हूँ। मैं इस बात की तह तक पहुँचना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर आखिर कैसे पहुँचा था और वहाँ पर मुझे कौन लेकर गया था और जो भी आदमी मुझे वहाँ लेकर गया था उसका उसके पीछे मकसद क्या था। मेरे जो भी सवाल है उनका जवाब मुझे उसी देश में मिलेगा। मेरे सारे सवालों के जवाब उसी देश में छुपे हैं। इसलिए अगर आप बार बार मैं इस तरह से उदास होंगे तो मैं उस देश में अपने काम पर कैसे ध्यान दे पाऊंगा। मैं तो इस बात से निश्चित रहना चाहता हूँ कि आप सही सलामत है और आपकी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त है, फिर मैं अपना काम पूरी लगन से कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह उदास रहेंगे तो फिर मैं। इससे पहले कि जान आगे कुछ और कहता, मिस्टर यूहान ने उसे गले लगा लिया। वो जानते थे कि उनका नाती कुछ भी करने में सक्षम है, इसलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं था। लेकिन आखिरकार वो भी है एक इंसान और उन्हें भी अपनी नाती को लेकर फिक्र होती है। जान ने भी उनको कसकर गले से लगा लिया और कहा कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे जाने से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आप नहीं चाहते कि मैं सिंगापुर जाऊँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप मेरे साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहते हैं, पर आप मेरी बात का भी भरोसा कीजिए। मैं भी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मुझे कुछ सवालों का जवाब चाहिए और जब तक मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मिस्टर यूहान ने जान को अपने गले से अलग करते हुए कहा कि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम ये कर सकते हो, इसलिए जाओ और उन दरिंदों को मेरे कदमों में लाकर गिरा दो। मैं खुद उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने मेरे नाती के साथ ऐसा क्यों किया। उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि
उन्होंने मेरे नाती के ऊपर हाथ भी उठाया था। मिस्टर योहान की बात सुनकर जान मन ही मन हंसने लगा और उनका हाथ पकड़कर वो मन ही मन कहने लगा कि आप चिंता मत कीजिए नाना जी, उन दरिंदों को टॉर्चर करने का मौका आपको भी मिलेगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को ढूंढकर आपके पास जरूर लेकर आऊँगा। जान को पता नहीं था कि वो अभी क्या करने वाला है, इसलिए वो मिस्टर योहान से इन बातों के बारे में खुलकर बात नहीं कर सकता था। पर वो मन ही मन सोच रहा था कि जब तक मैं इन सब सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जान ईबो के साथ उसके प्राइवेट प्लेन में बैठकर सिंगापुर के लिए निकल चुका था। उन दोनों को वहां पहुंचने में करीब 8 से 10 घंटे लगेंगे। उसके मन में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि जहाँ से उनके जीवन की शुरुआत हुई थी वहाँ उसे फिर से वापस दोबारा जाना पड़ेगा। जब वो पहले वहाँ से भाग कर आया था, उसने ये फैसला किया था कि वो उस देश में कभी वापस नहीं जाएगा, पर भगवान ने तो उसके लिए कुछ और ही प्लान बना रखा था। वो प्लेन की खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। तभी वो उसके पास आकर बैठ गया और पूछा कि क्या हुआ। जान इबो की तरफ देखने लगा और कहा कि किसी ने सच ही कहा है कि जीवन धरती की तरह गोल है। कभी भी आपको एक ही मौके से कई बार होकर गुजरना पड़ता है। मैं जिस देश में कभी वापस नहीं जाना चाहता था, आज मैं वहीं वापस जा रहा हूँ। इबो जान के गालों को सहलाने लगा और कहा कि पर इस बार तुम अकेले नहीं जा रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा पति भी है। इसलिए तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम जब भी अपने आसपास देखोगे मुझे हमेशा अपने करीब पाओगे। इसलिए अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो उसे उससे पहले मुझसे टकराना होगा। इसलिए अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी डर है तो उस डर को निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। ईबो की बात सुनकर चांद चौंक गया और वो मन ही मन सोचने लगा कि चाहे मैं इस इंसान से कितना भी प्यार करता हूँ, पर मैं उतना प्यार कभी भी नहीं दिखा पाऊंगा जितना ये आदमी मुझे दिखा देता है और करता है। अब मुझे पता चल रहा है कि इसके बिना मेरा जीवन बिल्कुल अधूरा है और पिछले 7 साल मैंने अपने जीवन के ऐसे गुजारे थे जैसे मेरे अंदर कुछ भी नहीं था। मैं तो बस जिए जा रहा था। पता नहीं जान अपने जीवन में कितने लोगों से मिला था, पर जिन भी लोगों से वो मिला था वो बस उससे अपना फायदा उठा रहे थे। पर इबो ही वो पहला इंसान था जिसने उससे कहा था कि वो भी अपने सपने पूरे कर सकता है। पर हमारी नियति में कुछ और ही लिखा हुआ था, इसीलिए कुदरत ने हमें अलग कर दिया था और मैं अपनी उदास जिंदगी में फिर से लौट गया था। पूरी तरह से अकेला पड़ गया था मैं, क्योंकि ईबो ही एक ऐसा आदमी था जो उसकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता था। उसने तो फैसला कर लिया था कि आगे की जिंदगी में वो कभी भी किसी भी आदमी को अपने पास नहीं आने देगा और अपनी जिंदगी हमेशा अकेले गुजारेगा। किसने सोचा था कि फिर से वही आदमी वापस मेरी जिंदगी में चला आएगा। इबो ने देखा कि जान फिर से अपने ख्यालों में खोया हुआ है। वो जैसे ही कुछ पूछने वाला था कि जान ने अपने बैग से 2 बॉक्सेस निकाले। उन बॉक्सेस में 2 वॉचेस थी। उन वॉचेस की डिजाइन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो घड़ियां सिर्फ उन दोनों के लिए ही बनाई गई है। वो वॉचेस कपल वॉचेस की जैसे लग रही थी। तभी जान ने इबो की तरफ देखकर कहा कि तुम अपनी वॉच उतारो, मैंने तुम्हारे लिए एक नई वॉच बनाई है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जान ने उसके हाथों से घड़ी निकलवाकर उसे नई घड़ी पहना दी। फिर वो इब्बो को उस घड़ी की खूबियां बताने लगा। उसने कहा कि इस घड़ी की हेल्प से हम दोनों एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहेंगे। ऐसा समझ लो कि ये 2 दिल और एक जान है। इसके माध्यम से हम दोनों एक दूसरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम दोनों ये भी पता कर सकते हैं कि उस टाइम हम दोनों कहाँ पर हैं, और इस पर मैं तुम्हारे दिल की धड़कन भी देख सकता हूँ। इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो
और अगर मान लो मैं अगर बेहोश हो जाता हूँ तो इस घड़ी में एक लाल रंग की लाइट जलने लगेगी जो तुम्हें बहुत दूर से भी दिख जाएगी। और मैंने इसे सैटेलाइट से भी कनेक्ट कर दिया है, इसलिए अगर इसे कोई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। और इसे तुम अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए तुम्हें हर समय मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कभी भी मेरी चिंता हो तो तुम इस वॉच के माध्यम से देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस हाल में हूँ। ईबो बिना कुछ कहे जान की हाँ में हाँ मिला रहा था। उसे मन ही मन खुशी हो रही थी कि चलो अब उसका काम और भी आसान हो गया है। अब उसे हर टाइम जान पर नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा कि ओह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ अपनी मर्जी से आ जा सकते हो, इसलिए तुम हर वक्त मेरे आसपास ही रहना। जब हम वहाँ पर लैंड करेंगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल मत होना, ओके। जान कुछ कहना चाहता था पर इबो ने उसे इशारों इशारों में कहा कि मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। और आखिरकार जान इबो की बातों से सहमत हो गया, पर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, जैसे वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि मैं हर समय तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। तभी इबो ने एक छोटा सा बैग निकालकर जान को दिया और कहा कि अब थोड़ी देर के लिए इधर देखो, मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूँ। इस बैग में कुछ बंदूकें रखी हैं। इस बैग की खासियत ये है कि कोई कितनी भी जांच करे पर उसे ये पता नहीं चलेगा कि इस बैग के अंदर गन्स है। फिर वो एक एक करके जान को सिखाने लगा कि उसे कौन सी बंदूक कैसे इस्तेमाल करनी है। जान इबो की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे पता था कि इबो पहले आर्मी में था, इसलिए उसे पता था कि इबो उसे क्या बता रहा है। इबो ने सिंगापुर में ठहरने का इंतजाम अपने ही होटल में किया था। जान और इबो होटल के टॉप फ्लोर्स पर रुकने वाले थे। उनके नीचे के 2 फ्लोर्स पे जान की टीम के लोग और इबो की टीम के लोग रुकने वाले थे। जान की टीम में जोमिंग, डेंगलून और चेंगी आए हुए थे। नीचे के बाकी फ्लोर्स पर दूसरे देशों के बिजनेस इंडस्ट्री के लोग ठहरे हुए थे। इबो जान की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता था। उसे पता था कि हम शेर की मान में शेर का शिकार करने जा रहे हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। सिंगापुर में लियांग खानदान का अधिकार है, इसलिए उनकी हर तरफ जान पहचान है। उन्हें हर तरह के लोग जानते हैं। जान अपनी तरफ से कुछ जांच करना चाहता था, इसलिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले ही जान और इबो सिंगापुर पहुंच गए थे। होटल के अंदर जान लैपटॉप पर कुछ चेक कर रहा था और इबो नहाने के लिए बाथरूम में चला गया था। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाथरूम से बाहर आ गया। बाथरूम से बाहर आने के बाद उसने जान से कहा कि मेरी जान, तुम भी नहा धोकर तैयार हो जाओ। जान अभी भी अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहा था। वो इसमें इतना डूबा हुआ था कि उसने अभी तक अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। उसे तो इतना भी पता नहीं था कि उसके आसपास हो क्या रहा है, इसलिए उसने इबो की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इबो ने देखा कि जान काम करते करते चिप्स खा रहा था, इसलिए इबो उसके पास आ गया और उसके हाथों से चिप्स का पैकेट छीन लिया। जान उसे गुस्से से ऐसे देखने लगा जैसे वो उसे कटा ही चबा जाएगा। जान को गुस्से में देखकर इबो ने कहा कि मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 मिनट के बाद भी तुम यहाँ से नहीं उठे ना तो मैं तुम्हें खुद उठाकर यहाँ से ले जाऊंगा। फिर मैं अपने हाथों से तुम्हारे कपड़े उतारूंगा। फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से ही नहलाऊंगा। बोलो, क्या तुम तैयार हो इसके लिए? इबो की बातें सुनकर जान झट से बिस्तर से खड़ा हो गया और बाथरूम की तरफ चला गया। वो जानता था कि इबो तो बस मौके की तलाश में ही रहता है। जान नहाकर तैयार होकर वापस कमरे में आ गया और वो वापस अपने लैपटॉप की तरफ जा ही रहा था कि तभी इबो ने आकर उसे पीछे से गले लगा लिया और उसे उठाकर बिस्तर की तरफ चला गया। जान ने कहा, इबो, आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए प्लीज तुम मुझे अभी अकेला छोड़ दो। इबो ने उसे चुप कराते हुए कहा कि प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा।
बल्कि मैं तो तुम्हें बस सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि समय पर सोना सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। कल रात भी मैंने देखा कि तुम थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोए थे, इसलिए प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए सो जाओ, फिर अपना काम बाद में कर लेना। इतना कहते ही इबो ने फिर से जान को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा कि देखो तुम्हारी आईज कितनी रेड हो गई थी। है ऐसा करता हूँ, डॉक्टर जो ड्रॉप तुम्हारी आंखों के लिए दिया है वो मैं तुम्हारी आंखों में डाल देता हूँ। उसकी आंखों में दवाई डालने के बाद इबू ने कहा कि अब थोड़ी देर के लिए तुम अपनी आंखें बंद रख सकते हो, तभी दवाई सही से काम करेगी। जान ने हाँ में सिर हिलाया और इबू को फिर से गले से लगा लिया। फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर तुम्हारी बाहों में ही रेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर इबो मुस्कुराने लगा और कहा कि ठीक है, अच्छा बताओ तुम अपनी जांच कहाँ से शुरू करवाने वाले हो? जब मैं लियांग होंग अंकल के घर से भागा था तब एक ड्राइवर अंकल ने मेरी हेल्प की थी और उनका नाम शाओविन था। अब वही अंकल मुझे बता सकते हैं कि मेरे घर से चले जाने के बाद उन लोगों ने मुझे कैसे ढूंढ लिया था। शायद वही मुझे मेरे बचपन के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जब लियांग शॉन ने मुझे गोद लिया था तब वे उन्हीं के साथ काम करते थे। इबो ने कहा ठीक है, तो फिर क्या तुम्हें पता है कि वो अभी कहाँ है या फिर कहाँ काम करते हैं? कहीं वो अभी भी लियांगहोंग के यहाँ तो काम नहीं करते हैं? जान ने जवाब दिया, नहीं, अब शाओविन अंकल अब वहाँ पर काम नहीं करते हैं। जान का जवाब सुनकर इबो चौंक गया। उसने कहा कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि वो अब वहाँ पर काम नहीं करते? जान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी देर से लैपटॉप में क्या कर रहा था? मैं लियांग हो के घर का सीसीटीवी कैमरा हैक करके यही तो देखने की कोशिश कर रहा था कि वो वहाँ अभी भी काम करते हैं या नहीं। पर मेरे हाथों सिर्फ निराशा ही लगी। मैं चाहकर भी उन्हें नहीं ढूंढ पाया। पता नहीं क्यों, पर इबो को जान की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए इबो ने कहा कि तो अब तुम उन्हें कैसे ढूंढोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कोई जानकारी छुपाने की कोशिश कर रहे हो और तुम अकेले ही उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? इबो की बात सुनकर जान मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये शैतान अब मेरी आंखों में सब कुछ पढ़ लेता है। इससे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसने कहा कि मैं कल शहर के उस हिस्से में जाने वाला हूँ जहाँ पर शाओलिन अंकल अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इबो ने जैसे ही ये सुना कि जान वहाँ अकेले जाना चाहता है, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो कि सिर्फ तुम वहाँ जाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ? जान ने इबो की आंखों में देखते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है इबो, पर वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं फिर से तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ। तुम्हें याद है ना 7 साल पहले मेरी वजह से तुम्हारे साथ क्या हुआ था? असल में जान को पता था कि वो शहर 2 हिस्सों में बटा है। शहर के साउथ पार्ट में बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं। शहर के उस हिस्से में पॉश इलाका होने की वजह से वहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शहर के नॉर्थ साइड में मिडिल क्लास और लो क्लास के लोग रहते हैं। इसी वजह से वहाँ गैर कानूनी धंधे बहुत जोरों शोरों से होते हैं, इसलिए वहाँ पर तरह तरह के क्रिमिनल्स भी रहते हैं। वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए अगर शहर का कोई भी इम्पोर्टेंट आदमी उस हिस्से में जाना चाहता है तो वहाँ की सरकार उसे उस हिस्से में जाने नहीं देती है। और जान को पता है कि दुनिया के कोने कोने में सभी लोग ईबो को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए चाहकर भी शहर की पुलिस उसे उस हिस्से में नहीं जाने देगी। पर वहाँ पर जाने का एक और रास्ता है, वहाँ की पुलिस से बचकर उस शहर के हिस्से में जाया जा सकता है। और जान को इस तरह के सभी रास्ते पता थे और इसलिए वो आसानी से कहीं पे भी आ जा सकता था और उसे तो कोई जानता भी नहीं है। इबो जान की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने कहा कि शायद तुम भूल गए हो कि शादीशुदा होने का मतलब क्या होता है। अगर तुम्हें शादीशुदा होने का मतलब नहीं पता है
तो मैरिज सर्टिफिकेट की एक कॉपी भी मेरे पास है, और अगर तुम्हारा मन हो तो तुम उसे पढ़ सकते हो। उसमें साफ साफ लिखा है कि हम दोनों हर दुख सुख हर स्थिति में हमेशा एक साथ रहेंगे, हर मौके पे हम एक दूसरे का साथ देंगे। इसलिए तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हो। तुम जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ तुम्हारे साथ जाऊंगा, और मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। इतना कहकर ईबू ने कमरे की बत्ती बुझा दी और जान को अपनी बाहों में लेकर आराम करने लगा। पर जान मन ही मन अपने आप को दोष दे रहा था, क्योंकि उसने ईबू को अभी तक पूरा प्लान नहीं बताया था। वो लियांग खानदान के उस ठिकाने पर जाना चाहता था जिसे वो चाहकर भी हैक नहीं कर पाया था। इस वजह से उसे उस ठिकाने के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। इसलिए उसने सोचा था कि वो खुद सीधे सीधे वहां जाकर ये देखेगा कि आखिर वहां चल क्या रहा है। अगर उसे यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी तो क्या पता पास में जाकर उसे वहां से कुछ बहुत खास पता चल जाए, जिससे उसे अपनी खोज में मदद मिलेगी। इसलिए उसको किसी भी हालत में वहां तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि उसे सैटेलाइट फोटो से वहां की कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही थी। पर उसे इस बात का शक तो था कि वहां पर जरूर कोई गैरकानूनी धंधा चल रहा है, जो लियांग खानदान बाकी दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। पर उसे ये बात पता नहीं चल रही थी कि आखिर वो धंधा है क्या। पर उन तस्वीरों से उसे इतना तो पता चल गया था कि वो लोग अपने दम पर इतना बड़ा कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कोई तो है जो वो उन लोगों की मदद कर रहा है। कोई तो ऐसा है जिसके बारे में अभी तक जान को पता नहीं चला है। उसके सारे सवालों का जवाब उस जगह पर छुपा हुआ था, और उसे कुछ भी करके किसी भी हालत में उस जगह पर जाना था। इसलिए उसने अपना मन बना लिया था कि वो किसी भी तरह से ईबो को अपनी इस गतिविधि में शामिल नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अरे यार, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।